आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वर्ग 9 के प्रथम चैप्टर अर्थात संख्या पद्धति को देखेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग संख्या के विभिन्न प्रकार को जानेंगे, उनके प्रकार से अवगत होंगे, उनका परिभाषा एग्जाम्पल क्या होगा। साथ ही साथ इन सभी के प्रकार को हम लोग नोट्स भी करते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। संख्या पद्धति में जो सबसे पहला संख्या होगा वह प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या जानेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर। इसका सबसे पहला चैप्टर जो होगा सबसे पहला जो संख्या होगा प्राकृत संख्या होगा अर्थात नेचुरल नंबर होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इस सिंपल तौर पे इसका जो हम लोग परिभाषा याद रखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना। गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे गिनती कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं? तो 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये सभी संख्या के समूह को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इन संख्याओं को संग्रह को हम लोग n से सूचित करते हैं। इसे भी नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। इन संख्याओं के संग्रह को कैपिटल N से यानी सूचित करते हैं, N से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक गिनती गिनते हुए हम लोग जाएंगे। तो यदि कोई पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अपरिभाषित होगा, जिसे हम लोग बता नहीं सकते, अनडिफाइंड जिसको कहते हैं। और इन संख्याओं के संग्रह को हम लोग n से सूचित करते हैं। इन संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर। अगला नंबर में जो संख्या होगा पूर्ण संख्या। ठीक है। और इसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, WHOLE, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा के रूप में हम लोग क्या याद रखेंगे कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। यानी जो गिनती की संख्या है उस संख्या में यदि हम लोग जीरो को ऐड कर दे, जीरो को जोड़ दे, जीरो को शामिल कर दे, तो जो एक संग्रह प्राप्त होगा पूर्ण संख्या का संग्रह होगा। जैसे तो गिनती की संख्या में 1 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें यदि जीरो को हम ऐड कर दें तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा, अनडिफाइंड ये होगा। ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। अपूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे। इन संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है, अर्थात होल नंबर जिसको कहते हैं, W से सूचित किया जाता है। तो ये संख्या का 2 प्रकार हो गया। पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होगा? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, जिसे हम लोग बता नहीं सकते। और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को
कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और ये एन कहाँ से आया, तो इस एन का नेचुरल का पहला अक्षर, ठीक है, कैपिटल एन। और प्राकृतिक पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या में शून्य को यदि शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी, 0 होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। इन संख्याओं के संग्रह को, इन संख्या का मतलब पूर्ण संख्या के संग्रह को W से सूचित करते हैं या किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले। अगली संख्या में हम लोग ध्यान करेंगे 3rd नंबर पे, जैसे मान लेते हैं सम संख्या। इसको इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा वैसी संख्या को सम संख्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहा जाता है। यदि इसका जैसे का बात करते हैं हम लोग, तो सम संख्या का जैसे क्या होगा, तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट कहाँ तक, तो ये भी अनडिफाइंड तक जाएगा। ये सभी संख्या का संग्रह होगा, ठीक है, सम संख्या का ये संग्रह होगा। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा सम संख्या होगा। विषम संख्या इसके बाद 3rd नंबर पे लिखेंगे हम लोग, 4th नंबर पे विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, ठीक है। विभाज्य न हो का मतलब 2 से वो न कटे। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से नहीं कटता, जो संख्या 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका यदि एग्जाम्पल का बात करेंगे तो विषम संख्या में क्या क्या आएगा, तो विषम संख्या में सबसे पहला विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये जाएगा। इन सभी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहेंगे, जो 2 से कट जाएगी उसे सम संख्या कहेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली संख्या। अगले संख्या के जो प्रकार है 5 नंबर में, इसे अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला जो संख्या का प्रकार है उसको हम लोग लिखेंगे अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ता हुआ ये जाएगा।
तो ये सभी संख्या का जो संग्रह होगा, समूह होगा, इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। इसका दूसरा परिभाषा हम लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे। किससे कटेगा? तो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे 2 गुणनखंड का मतलब जैसे 2 का हम बात करते हैं, तो ये किस किस से कट रहा है? तो कह सकते हैं कि यह जो संख्या है एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी इसका 2 गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या कैटेगरी में होगा। 11 का बात करते हैं हम लोग, तो 11 किस से कटेगा? तो 11 केवल और केवल एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या के श्रेणी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि 19 का हम लोग बात करते हैं, तो 19 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो 19 के केवल 2 गुणनखंड, एक से और 19 से कटेगा, तो यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा क्या याद रखेंगे? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे। ये एक से विभाज्य हो रहा है और ये खुद से विभाज्य हो रहा है। ये एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, ठीक है। तो इसका दोनों परिभाषा में आपको जो आसान लगे उसे आप नोट करें, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब इसमें कुछ नोट्स है, उसको भी हम लोग नोट करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या के बारे में नोट करते चलेंगे। फर्स्ट नंबर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फर्स्ट नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि ये पूछ दे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या इसका जवाब होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में लिखेंगे एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, ठीक है। एकमात्र सम संख्या जो क्या है? तो अभाज्य है, और वह कौन है? तो वह 2 है। 2 सम संख्या भी है, सम संख्या के साथ सम संख्या के साथ साथ यह अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद याद रखेंगे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने हैं? 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितने हैं? 15 है। चौथा नंबर में याद रखेंगे हम लोग 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? 100 है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यदि 1 से 100 तक का बात करें, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, तो यदि इसका हम लोग यदि बात करें कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, 50 से 100 में 10 है, अर्थात 15 और 10 25, तो 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? 25 है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ नोट्स थे, इसे भी हम लोग नोट करते चलेंगे और इसे याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या 2 है। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होती है? 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 है। और 1 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितनी निकलेंगे? 25 होंगे। उसके बाद अगला जो संख्या का प्रकार होगा उसे हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। ये हो गया आपका 5। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग संख्या के प्रकार को नोट डाउन करेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या फिर इसी को हम लोग यौगिक संख्या के रूप में भी जानते हैं। भाज्य संख्या कहिए या फिर इसे यौगिक संख्या भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंग्लिश यदि कहा जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो अभाज्य संख्या का हम लोग क्या परिभाषा जाने कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका परिभाषा सेम इसी से रिलेटेड रखेंगे। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करेंगे। भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके
वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। यदि इसका जैसे के बात करें, एग्जाम्पल का बात करें, तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा 4 होगा। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है ना, इस तरह से आगे लिखते हुए हम लोग चलेंगे। ये सभी क्या है, तो ये सभी भाज्य संख्या के प्रकार होंगे, कैटेगरी होंगे। अब 4 को हम लोग देखते हैं कि यह भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, क्यों इसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब 4 है तो 4 के कितने गुणनखंड होने चाहिए, तो कह रहा है कि 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुणनखंड की बात करेंगे तो कहेंगे ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। उसके बाद यदि दूसरा गुणनखंड की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद तीसरा गुणनखंड का बात करें तो ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। तो यहाँ 4 का गुणनखंड कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग भाज्य के कैटेगरी में रखेंगे। 2, तो 2 क्यों नहीं होगा भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड मिलेंगे, एक होगा और एक स्वयं होगा। ठीक है ना। 3, तो 3 का भी 2 गुणनखंड होगा। 3 का कौन कौन गुणनखंड होगा, 1 होगा, 3 होगा, इसका भी 2 गुणनखंड होगा। लेकिन 4 का बात करेंगे तो 4 का 3 गुणनखंड हो जाएगा। 4 1 से कट रहा है, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएगा, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड। तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें नोट में क्या लिखेंगे, नोट में एक लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। इसके बाद अगला जो संख्या के प्रकार होगा उसे हम लोग नोट डाउन करेंगे। अगला संख्या जानेंगे हम लोग सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। अगला 7वां नंबर जो है असहभाज्य संख्या। ठीक है, असहभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या। ठीक है, इसका परिभाषा क्या हम लोग जानेंगे। वैसी दो संख्याएं जिसका सार्वगुणनखंड, वैसी दो संख्याएं जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा भी कह सकते हैं हम लोग, सार्वगुणनखंड की जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 हो उसे सहभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ये परिभाषा भी हम लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। या फिर वैसी दो संख्याएं जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो। सार्वगुणनखंड कहने का मतलब कि दोनों संख्याएं 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे यदि 2 और 3 का बात करते हैं तो 2 और 3 दोनों है जो किससे कटेगा, तो 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। इसका जो कॉमन फैक्टर होगा सार्वगुणनखंड कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, यदि 4 5 का बात करते हैं तो 4 और 5 दोनों किससे कटेगा, तो दोनों 1 से कटेगा। 1 के अलावा कोई ऐसा अंक नहीं दोनों को काट सके। इसका सार्वगुणनखंड कितना है, तो 1 है। 10 11 का बात करते हैं तो ये दोनों संख्या भी 1 से विभाज्य होगा। केवल 1 से ही, 1 से 10 कटेगा, 1 से 11 कटेगा, और कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। इसलिए इन सभी संख्याओं को असहभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ये जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा, पेयर में रहेगा। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। 15 17 असहभाज्य संख्या है। ठीक है,
यदि 18 और 20 का हम लोग बात करें तो क्या ये असहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से दोनों विभाज्य हो रहा है, 2 से दोनों कट रहा है। 2 से 18 भी कैंसिल हो रहा है 9 बार में, 2 से 20 भी कट जाएगा 10 बार में, तो इसलिए ये असहभाज्य संख्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले संख्या के प्रकार के बारे में। अगला नोट डाउन करेंगे हम लोग, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा इसे नोट करेंगे, साथ में याद भी रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P तथा Q कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P तथा Q कोई वास्तविक संख्या हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यदि हम लोग कहते 1/2, ठीक है, तो 1 कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्या, 2 भी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, तो P और Q दोनों वास्तविक संख्या यहाँ पर है, लेकिन Q अर्थात नीचे वाला को हर भी कहते हैं हम लोग, अंश बटा हर, ठीक है, तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से हम भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित टर्म हमको देगा, अपरिभाषित होगा ये, ठीक है, इसे हम लोग भाग नहीं लगा सकते, अनडिफाइंड है। इसलिए हर जो है Q के रूप में जो संख्या रहेगा, हर जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है, -3/5, ठीक है ना, -8/15, 7/-11, इस तरह का संख्या, इन सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यदि 2 का बात करेंगे, कोई पूछ दे कि 2 कैसी संख्या, तो 2 को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्यों? 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या के रूप में ये होगा, ETC इत्यादि, तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होगा। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक हो, P तथा Q कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है, और Q जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। अब बढ़ते हैं अगला जो संख्या के प्रकार होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसे इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग कि वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है ना, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यदि हम लोग बात कर दें √3, तो √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से पूरी बाहर नहीं निकलेगा। ये बाहर नहीं निकलेगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में जो भी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो सभी अपरिमेय के कैटेगरी में जाएगा। जैसे यदि हम लोग बात कर दें √5 अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 कैसी संख्या होगी? तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या होगी। रूट के अंदर में जो भी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता वो सभी भी अपरिमेय संख्या होगा। इसके अलावा 2.10, ठीक है, 110, 111, इस तरह से यदि आगे लिखा हुआ रहे आपको तो ये भी अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में जाता है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। यदि बात कर दें हम लोग √9, इसके बारे में पूछे तो √9 कैसी संख्या है? तो √9 कैसी संख्या बोलेंगे हम लोग? इसे एक परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों परिमेय संख्या कहेंगे? क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। इसे हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूट से पूरी ये बाहर निकल रहा है ये, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। √16 का बात करेंगे तो यह भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। इसे 4/1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग √10 का बात करेंगे तो √10 कैसी संख्या होगी? तो ये अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होता, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट से यह बाहर नहीं निकलेगा पूरी, इसलिए अपरिमेय संख्या के श्रेणी में जाएगा। इसके बाद अगला जो संख्या के प्रकार होगा इसे नोट डाउन करेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसे वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रियल नंबर, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है इन सभी संख्याओं को यदि साथ में सम्मिलित किया जाए तो इसका जो समूह प्राप्त होगा वास्तविक संख्या देगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं हम लोग, जैसे कह सकते हैं कि 1/2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन ये सभी किस कैटेगरी के अंतर्गत होगा? तो ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत होगा। √10 अपरिमेय संख्या है लेकिन साथ में यह वास्तविक संख्या के कैटेगरी में आएगा क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा कहता है कि सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को समूह में एक साथ, ठीक है ना, इन सभी का संग्रह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। -3/5 पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय है लेकिन ये वास्तविक संख्या की कैटेगरी में होगा। पाई का वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या है, साथ ही साथ यह वास्तविक संख्या भी होगा, etc। तो ये सभी संख्या के कुछ प्रकार थे, ठीक है, जिनका परिभाषा दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप उसे दोबारा देखें वीडियो को, उसे लिखें और उसे याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या के प्रकार है, इसका यूज जो है आगे के हर एक चैप्टर में होगा।